फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों कलाम एकेडमी के द्वारा जो आपका फाइनल टेस्ट 01 आयोजित करवाया गया है 6 जुलाई 2025 को, तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पटवार भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित ये आपका पेपर होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वह इस वीडियो को जरूर देखिए। फाइनल टेस्ट 01 का मतलब हो जाएगा आपका लगभग सभी सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर पूछे गए हैं। जिस तरीके का आपका एग्जाम में पेपर आ सकता है उसी तरीके का पेपर यहाँ पर आपका सेट किया गया है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, कंप्यूटर की गति मापी जाती है। तो कंप्यूटर की जो गति है दोस्तों, ये आपकी किस में मापी जाती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? CPS, DPI, फ्लॉप्स या फिर आपका MIPS। तो ये आपकी दोस्तों MIPS में मापी जाती है। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में आपकी मापी जाती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसकी डेलीगेसी को संदर्भित करती है? तो कौन सी विशेषता जो है ये कंप्यूटर की डेलीगेसी को संदर्भित करती है, ये आपको बताना है दोस्तों। बताइए, अपने कार्य को लंबे समय तक तथा बिना विफलता के करना, निरंतर रूप से समान एकाग्रता एवं गति से कार्य करना, सूचना को रक्षित करना या इनपुट के बाद तीव्रता से निर्णय प्रदान करना। तो डेलीगेसी को संदर्भित कौन करती है? निरंतर रूप से समान एकाग्रता और गति से कार्य करना, ये डेलीगेसी को संदर्भित करती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटरों की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला आपकी सही है? यानी प्रथम पीढ़ी से आपको पंचम पीढ़ी की ओर चलते हुए इनको जमाना है दोस्तों। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही संदर्भित करता है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो आपका वैक्यूम ट्यूब आ जाएगा, फिर आपका CDC 3600 आ जाएगा, फिर आपका इंटीग्रेटेड सर्किट आ जाएगा, फिर VLSI है, फिर आपका ULSI है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजी माउस के राइट बटन के रूप में कार्य करती है? तो माउस का जो राइट बटन होता है दोस्तों, उसके रूप में आपकी कौन सी फंक्शन कुंजी कार्य करती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो Shift + F10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला सवाल देखिए, प्रिंटेड डेटा या हस्तलिखित डेटा को ASCII में रूपांतरित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो प्रिंटेड डेटा जो होता है या हस्तलिखित जो डेटा होता है उसको ASCII में रूपांतरित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर किसको प्रयोग में लिया जाता है? तो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन को यूज में लिया जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की विधि को क्या कहा जाता है? तो डिजिटल सूचना जो है उसे एनालॉग सूचना में आपको बदलना है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों मॉडेम कहा जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे तो इस सवाल को आप आराम से कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा समूह केवल आउटपुट डिवाइस से संबंधित है? तो कौन सा समूह ऐसा है आपका दोस्तों जो कि आपका आउटपुट डिवाइस से संबंधित है? तो बताइए, इजी सा सवाल है आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपको पता लग गया होगा, मॉनिटर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर, ये आपके आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माउस जो है ये आपका इनपुट डिवाइस में आता है। इसके अलावा स्कैनर जो है ये भी आपके इनपुट डिवाइस में आता है। इसके अलावा यहाँ पर माउस आपका इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है, ऑप्शन 3। अगला सवाल देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य इंटरफेस उपलब्ध करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों ये क्या करता है? किसके बीच में ये आपका इंटरफेस उपलब्ध करवाता है? तो यूजर और कंप्यूटर जो है दोस्तों इसके बीच में इंटरफेस उपलब्ध करवाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एक तो आपका यूजर हो जाएगा जो उसे यूज में ले रहा है, उसके अलावा कंप्यूटर। तो यूजर और कंप्यूटर के मध्य में इंटरफेस उपलब्ध कौन करवाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल देखिए, अस्थायी तौर पर डिलीट की गई फाइलों या फोल्डरों को स्टोर करता है। तो अस्थायी रूप से जो फाइलें डिलीट की गई है उन फाइलों और फोल्डरों को कौन स्टोर करेगा? सिस्टम ट्रे, टास्क बार, रिसाइकल बिन या टूल बार? तो सिंपल सा सवाल है, रिसाइकल बिन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मैक, लाइनक्स, फायरफॉक्स या सेंटोस। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है दोस्तों जो कि आप मोबाइल में डाउनलोड करते हो, वही आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो उसी तरीके से आप दोस्तों लैपटॉप में भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपसे पूछा गया है, तो कौन सा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा? तो फायरफॉक्स जो है ये आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। फाइल में स्टोर्ड सूचना नॉन वोलेटाइल होती है। तो फाइल में स्टोर्ड सूचना जो होती है ये आपकी नॉन वोलेटाइल होती है। फाइल नेम में स्पेशल कैरेक्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, स्पेशल कैरेक्टर का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। डॉट बैग
.cur.dmp.ll सिस्टम फाइल के एक्सटेंशंस है। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा फाइल में स्टोर्ड सूचना जो है ये नॉन वोलेटाइल होती है। ये बात भी आपकी सही है क्योंकि वो गायब नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, अगर पावर ऑफ हो जाए तो भी वो गायब नहीं होती है। स्टोर्ड सूचना जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 1 पेटाबाइट जो होता है ये आपका किसके बराबर होता है? तो ये आपका 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट जाएगा। अगला सवाल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर बाय डिफॉल्ट हेडर एवं फुटर मार्जिन कितना होता है? तो हेडर और फुटर मार्जिन आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपसे पूछा गया है। अगर आपने कभी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज में नहीं लिया है दोस्तों तो इन सवालों को करना थोड़ा टफ रहता है। आप एक बार यूज में लेके देखिए, फिर आपको ये सवाल जो है ईजी लगेंगे। वहां पर अगर आप जाओगे तो बाय डिफॉल्ट जो है हेडर और फुटर का जो मार्जिन होता है वो आपका कितना होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, 0.5 इंच होता है। अगला सवाल देखिए, एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाएगा? तो बताइए दोस्तों, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स आपको प्रदर्शित करना है तो इसके लिए आप कौन सी कमांड को यूज में लोगे? तो यहाँ पर आप कौन सी कमांड को यूज में लोगे? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों Ctrl+1। यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, ट्रांजिशन इफेक्ट जो है के लिए लागू होते हैं। तो ट्रांजिशन इफेक्ट किसके लिए लागू होते हैं? तो ट्रांजिशन इफेक्ट जो है ये आपके स्लाइड में लागू होंगे पावर पॉइंट के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये राजस्थान जीके का सवाल है आपका। निम्न में से रणथंभौर के किस चौहान शासक के समय सल्तनत काल के सुल्तान इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था, उस समय रणथंभौर का शासक कौन था ये आपसे पूछा गया है। ये कौन हो जाएगा? आपका वीर नारायण हो जाएगा। और ये सवाल काफ़ी बार करवाया हुआ है, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश का जब आक्रमण हुआ था उस समय रणथंभौर में चौहान शासक आपका कौन था? वीर नारायण था। अगला सवाल देखिए, चौहान राजवंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभ में चौहान गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है दोस्तों। अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी सांबर थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों बातें यहाँ पर आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सर्वप्रथम सहायता करने वाला राजस्थान का शासक था। तो अंग्रेजों की सहायता करने वाला राजस्थान का शासक कौन था ये आपको बताना है। अंग्रेजों की सहायता किसने की थी सर्वप्रथम? स्वरूप सिंह, तख्त सिंह, मदन पाल, सरदार सिंह। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वरूप सिंह। तो मेवाड़ के जो आपके स्वरूप सिंह थे दोस्तों, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी 1857 के समय। अब अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको दोस्तों विचार करना है। चिन्हट की लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों को परास्त किया था। दोस्तों चिन्हट की लड़ाई का जो संबंध है ना वो आपका किससे है? वो आपका 1857 की क्रांति से है। जो भारत में आपकी 1857 की क्रांति हुई थी उसमें आपकी चिन्हट की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसको आप याद रखना। चिन्हट की लड़ाई जो हुई थी दोस्तों ये मौलवी अहमदुल्ला और आपके अंग्रेजों के मध्य हुई थी और अंग्रेजों को परास्त भी किया था। मौलवी अहमदुल्ला को डंका शाह भी कहा जाता है। ये बात भी आपकी सही है। तो दोनों बातें यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने 1924 में बिजोलिया में लगभग 500 स्त्रियों के जत्थे का नेतृत्व करके नाजायज हिरासत से किसानों को छुड़ाया। तो ये बात की जा रही है 1924 में बिजोलिया की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो किशोरी देवी तो वैसे भी यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो शिखर से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अंजना देवी चौधरी। तो अंजना देवी चौधरी जो थी दोस्तों इन्होंने 1924 में बिजोलिया में लगभग 500 स्त्रियों के जत्थों का नेतृत्व करके नाजायज हिरासत से किसानों को छुड़वाया था। अगला सवाल देखिए, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से की? तो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत दोस्तों ये किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। और बाल गंगाधर तिलक जो है दोस्तों उनका भी संबंध हो जाएगा आपके दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन से। तो इन्होंने कब शुरुआत की और कहां से की? तो शुरुआत तो इन्होंने 1916 में की थी दोस्तों। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा, शुरुआत कब की इन्होंने? 1916 में की थी। और कहां से की थी दोस्तों? ये आपकी मद्रास से की थी। ठीक है, मद्रास से की थी, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, दिल्ली स्थित जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण किसके समय में प्रारंभ हुआ? तो दिल्ली स्थित जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण किसके समय प्रारंभ हुआ था? यह भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये आपके बाबर के समय प्रारंभ हुआ था। तो दिल्ली स्थित जो जमाली कमाली मस्जिद है इसका निर्माण किसके समय प्रारंभ हुआ? बाबर के समय प्रारंभ हुआ। दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आज मैं मुगल काल से संबंधित काफ़ी सारे सवाल अपलोड करने वाला हूँ। ये सभी सवाल आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल देखिए, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो राजा राममोहन राय के द्वारा कौन सी संस्था की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी?
तो सर्वप्रथम 1815 में आपकी आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना तो दोस्तों आपकी 1828 में की गई थी। कहीं कहीं जगह आपको 1830 भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो सबसे पहले 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, बाणभट्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। तो बाणभट्ट जो है इनके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र, रत्नावली, कादंबरी की रचना की। तो ये तो मुझे सही लग रहा है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बाणभट्ट जो था इसके द्वारा हर्षचरित्र की रचना, रत्नावली की रचना, कादंबरी की रचना की गई। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कादंबरी, रत्नावली तीनों दी गई है, तो यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। हर्षचरित्र भारत में उपलब्ध प्राचीनतम जीवन चरित्र है। तो हर्षचरित्र जो है भारत में उपलब्ध प्राचीनतम जीवन चरित्र है। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर पहला जो है इसमें मिस्टेक है थोड़ी, जो दूसरा है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। केवल दो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार चेक करना, रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पी सत्यनारायण राव समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, असत्य कथन ढूंढना है। बताइए, भरत राजस्थान की राजधानी का मसला हल करने के लिए इस समिति का गठन किया गया, सत्यनारायण राव समिति का। इस समिति ने न्याय विभाग यानी हाईकोर्ट को जयपुर में रखने का प्रस्ताव रखा। इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा। इस समिति ने शिक्षा विभाग को बीकानेर में रखने का प्रस्ताव रखा। तो यहाँ पर गलत आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो सिंपल सा है दोस्तों, जो हाईकोर्ट है ये आपका जयपुर रखने का प्रस्ताव नहीं था। कहाँ पर रखने का प्रस्ताव था? जोधपुर में रखने का प्रस्ताव था। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, बाकी तीनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, 1899 में मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी आपकी 1899 में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये सभी सवाल जो है ये आपके दोस्तों कहाँ से बन रहे हैं आपके? तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है दोस्तों 18वीं शताब्दी के मध्य से, यानी कि लगभग 1750 से लेकर 1947 तक आपकी जो भी घटनाएं हुई है 1950 तक, वो आपके सिलेबस में दिया गया है। और ये टॉपिक की एक मैराथन में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, उसमें ये सारे चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। मित्र मेला वगैरह ये सारी संस्थाएं मैं आपकी कवर करवाऊंगा उसमें, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। तो आपकी मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना दोस्तों वी डी सावरकर के द्वारा की गई थी 1899 में। 1849 में ब्रिटिश भारत में पंजाब का विलय किस गवर्नर जनरल ने किया? तो 1849 में पंजाब का विलय जो था दोस्तों ये किस गवर्नर जनरल ने किया था? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है आपका। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। देखो यहाँ पर सन आपको देखना है, अगर आप सन देखते हो तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा इस समय आपका गवर्नर जनरल कौन था। तो इस समय लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड कैनिंग तो आपके 1856 में बने थे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष से लड़े थे? तो राणा प्रताप के पक्ष से आपके कौन कौन लड़े थे ये आपको बताना है। तो रामशाह तंवर लड़े थे, झाला मान लड़े थे, झाला बीदा लड़े थे, इसके अलावा मानसिंह सोनगरा भी लड़े थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने का स्पष्ट प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? यह सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अशोक से संबंधित अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि धर्मावलंबी होने का स्पष्ट प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भाबरू शिलालेख हो जाएगा। और भाबरू शिलालेख आपका जयपुर से प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। तो अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने का स्पष्ट प्रमाण आपका किस अभिलेख से मिलेगा? भाबरू शिलालेख से मिलेगा, ठीक है। अब ये मैथमेटिक्स के सवाल है दोस्तों, इनको अलग से मैं करवाऊंगा, आपको मैथमेटिक्स के सवाल भी करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम बाकी के सवाल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के सवाल करने में दोस्तों थोड़ा समय लगता है। अब यहां पर आप अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित पर्यटन केंद्र और अवस्थिति में से असुमेलित युग्म है। तो यहां पर असुमेलित युग्म आपको बताना है दोस्तों। पांडुपोल मंदिर आपका अलवर में हो जाएगा, रानी जी की बावड़ी आपकी बूंदी में, मीठे शाह की दरगाह नागौर में, बाला किला आपका अलवर में। तो यहाँ पर कौन सा आपका गलत हो जाएगा? तो देखने से आपको पता लग गया होगा, मीठे शाह की दरगाह आपकी कहाँ पे हो जाएगी? गागरोन में हो जाएगी, ना कि नागौर में, ठीक है। तो गागरोन झालावाड़ में ये आपकी रहेगी। अगला सवाल देखिए, भू उपयोग सांख्यिकी 2023-24 के आधार पर राज्य की रिपोर्ट की गई भूमि का कितना अंश शुद्ध बुवाई क्षेत्र है? तो कितना अंश आपका शुद्ध बुवाई क्षेत्र है? तो ये आपका 53.10% है। राज्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति 2024 कब जारी की गई? तो 2024 वाली आपकी कब जारी की गई ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। ये आपकी 4 दिसंबर को जारी की गई थी। कब जारी की गई दोस्तों? 4 दिसंबर को आपकी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति 2024 जारी की गई। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में संचालित बाग परियोजनाओं के संचालन के आधार पर व्यवस्थित क्रम का चयन करें। तो व्यवस्थित क्रम का आपको चयन करना है दोस्तों, जो आपकी बाग परियोजनाएं यहाँ पर संचालित है। तो बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों?
तो रणथंभौर है, सरिस्का है, फिर मुकुंदरा हिल्स है, फिर आपकी रामगढ़ विस्तारी है, और अभी आपकी पांचवी और बन जाएगी कुंभलगढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। तो नीलगिरी पर्वत जो है दोस्तों, इसका सर्वोच्च शिखर आपका कौन सा हो जाएगा? इजी सा सवाल है, याद रखिएगा। दोदा बेटा जो है ये सर्वोच्च चोटी है आपकी नीलगिरी की। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला जलमार्ग कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला कौन सा हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। ये काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ, 8 डिग्री और आपका 9 डिग्री और आपका 10 डिग्री आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मामी लक्ष्मी छोटी कार से आपको याद रखना है। किससे याद रखोगे? मामी लक्ष्मी छोटी कार से। ये ट्रिक है आपकी, मामी लक्ष्मी छोटी कार। तो छोटा अंडमान और निकोबार जो है दोस्तों, इसको 10 डिग्री अलग करता है, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री, और यहाँ पर मालदीव और मिनिकॉय को आपका 8 डिग्री। इस तरीके से याद रखना। अगला सवाल देखिए, पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात जो है ये आपके कैसे उत्पन्न होते हैं? तो ये आपके किस तरीके से उत्पन्न होते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका बन सकता है। तो पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात उत्पन्न होते हैं पश्चिमी भूमध्य सागर से, पूर्वी भूमध्य सागर से, कैस्पियन सागर से या अरब सागर से। तो ये पूर्वी भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं आपके, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नाथपा झाकड़ी, दुलहस्ती, तुलबुल और ये चमेरा परियोजना जो है इनको मिलान करना है दोस्तों। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा। बताइए। तो सबसे पहले देखिए, नाथपा झाकड़ी जो है दोस्तों ये आपकी कौन सी नदी पर हो जाएगी? सतलज नदी पर हो जाएगी। दुलहस्ती परियोजना आपकी कौन सी नदी पर हो जाएगी? तो चिनाब नदी पर आपकी दुलहस्ती परियोजना हो जाएगी। तुलबुल परियोजना जो है ये आपकी झेलम नदी पर हो जाएगी, और चमेरा परियोजना आपकी रावी नदी पर हो जाएगी। तो चमेरा रावी नदी पर है, तुलबुल आपकी झेलम नदी पर है, दुलहस्ती चिनाब नदी पर है, और नाथपा झाकड़ी आपकी दोस्तों सतलज नदी पर हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका थर्ड करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाले लो एस्क का प्रकार है। तो सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न होने वाला लो एस्क आपका कौन सा हो जाएगा? भारत की बात की जाए तो हेमेटाइट सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित वन्यजीव निवास स्थान में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। हाथी असम, कर्नाटक व केरल के उष्ण व आर्द्र वनों में। यहाँ पर दिया गया है, एक सींग वाला गेंडा पश्चिमी बंगाल और असम का दलदली क्षेत्र, एशियाई शेर सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, याक आपका लद्दाख की बर्फीली ऊंचाई पर। तो यहाँ पर असुमेलित युग्म आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो एशियाई शेर दिया गया है ये तो दोस्तों आपका कहाँ पर पाया जाता है? तो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य में ये पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों थर्ड जो है वो गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पर्यावरण के संरक्षण, शोध व पुनर्स्थापन हेतु वित्तीय सहायता जारी करता है? तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए, शोध के लिए, पुनर्स्थापन के लिए वित्तीय सहायता जारी करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों? तो यहाँ पर WWF हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण, प्रभुता संपन्न। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आपका नहीं है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो लोक कल्याण नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये आपकी प्रस्तावना में नहीं है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। सिंपल सा सवाल है। उपाधियों का निषेध आपका किस में दिया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 18 में दिया गया है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता आपको किस में दी गई है दोस्तों? तो ये आपको किस में दी गई है? 26 में दी गई है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किस में हो जाएगा आपका? 29 में हो जाएगा। और शिक्षा का अधिकार आपका 21 क में हो जाएगा। तो 3, 4, 1, 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। दूसरा है इसका कारण, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनाता है। तो उपयुक्त संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। वो ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा आर। तो यहाँ पर आपकी दोनों बातें बिल्कुल सही हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो संयुक्त बैठक जो होती है ये आपकी किस संबंध में होती है ये भी आपको बताना है दोस्तों। तो ये आपकी साधारण विधेयक के संबंध में होती है, ठीक है। साधारण विधेयक के संबंध में दोस्तों आपकी संयुक्त बैठक होती है। संयुक्त बैठक का प्रावधान आपका कहाँ पर दिया गया है? 108 में दिया गया है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 में। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र की बात की जा रही है दोस्तों। एक तो प्रांत होता है और एक आपका केंद्र होता है। तो केंद्र में आपका दोस्तों द्वैध शासन जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था। प्रांतों में पूछा जाए तो 1919 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में मताधिकार और निर्वाचित
होने का अधिकार है। तो भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, ये आपका विधिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, एक अधिनियम के अंतर्गत। तो भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, विधिक अधिकार। अगला सवाल देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में अगर वृद्धि करनी हो तो ये शक्ति किसके पास है, ये आपको बताना है। तो ये संसद के पास हो जाएगी। फरवरी 2025 में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन जो है दोस्तों, इसका आयोजन आपका कहाँ पर किया गया? फरवरी 2025 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका याद रखना है। ये गांधीनगर गुजरात में आपका किया गया। तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ था। अगला सवाल देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन खेलों की मेजबानी उत्तराखंड द्वारा की गई। इन खेलों में राजस्थान कुल 43 पदक जीतकर पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा। महाराष्ट्र को इन खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने के कारण राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की गई। तो यहाँ पर 38वें राष्ट्रीय खेल जो हुए थे ये आपके उत्तराखंड में हुए थे दोस्तों। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर पहला आपका बिल्कुल करेक्ट है, उत्तराखंड में हुए थे। और यहाँ पर दोस्तों 15वां स्थान था राजस्थान का, 43 पदक जीते थे। तो 2 भी यहाँ पर करेक्ट होगा, 1 और 2 यहाँ पर आपका सही है, 3 यहाँ पर आपका गलत है। अगला सवाल देखिए, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में राजस्थान 28.6 अंक स्कोर के साथ 12वें स्थान पर है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही लग रही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि स्वास्थ्य सूचकांक जो है आपका नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है और 12वें स्थान पर राजस्थान है। स्कोर भी याद रख लेना, 28.6 इसका स्कोर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनर्गठित स्किल इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है? तो पुनर्गठित स्किल इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा यहाँ पर कौन सा आपका नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना, जन शिक्षण संस्थान योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। तो यहाँ पर 4 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पुनर्गठित स्किल इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, दीनदयाल वाली। अगला सवाल देखिए, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल वाला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट ये आपका इंदौर में स्थापित किया गया था। तो इंदौर मध्य प्रदेश आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, अप्रैल 2025 में आयोजित 7वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के अंतर्गत गतिविधि एंट्रीज में देश में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये कौन सा राज्य रहा है दोस्तों? आपका राजस्थान रहा है। ठीक है, पोषण पखवाड़े में राजस्थान टॉप पर रहा है। अगला सवाल देखिए, भारत और मिस्र के संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन के 3रे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो साइक्लोन का आयोजन दोस्तों आपका राजस्थान में ही हुआ था और राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बीमा सखी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बीमा सखी योजना जो है, इस योजना का क्रियान्वयन भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं पात्र होगी। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को बीमा एजेंट बनने के लिए विशेष प्रशिक्षण, 3 वर्ष तक आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। सत्य कथन आपको बताना है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर पहला आपका गलत है, दूसरा और तीसरा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, 25वें आईफा अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का आपको चयन करना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी लापता लेडीज है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन हो जाएंगे भूल भुलैया के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार आपकी लक्ष्य लालवानी दी गई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल, तो नितांशी गोयल आपकी सही है, ये आपकी लापता लेडीज़ की हीरोइन हो जाएगी। और कार्तिक आर्यन अभिनेता सही है, लापता लेडीज सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर 3rd आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 70 में आपका 3rd गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के किन 2 शहरों को अपनी वेटलैंड सिटी की सूची में सम्मिलित किया गया? तो वेटलैंड सिटी की सूची में सम्मिलित किया गया है। सिटी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, कौन से 2 शहर है आपके? उदयपुर और इंदौर है। ठीक है, तो 71 में आपका क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा? तो राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा दोस्तों? तो ये क्या करेगा? विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? तो राजस्थान में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब आपकी प्रारंभ की गई, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चतुर्थ विधानसभा जब हुई थी दोस्तों आपकी, उसी समय राज्य मंत्री और आपके संसदीय सचिव का पद सृजित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल आपका ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है।
ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठाता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है? तो उसका विनिश्चय किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, किस अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया? तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम आपका कौन सा वाला हो जाएगा? 2005 वाला हो जाएगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला? यानी कि न्यूनतम कार्यकाल वाले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आपके कौन रहे हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सा सवाल है, कौन रही है? कांता भटनागर रही है। ठीक है, याद रखेगा। और एन के जैन जो है वो सर्वाधिक समय के लिए रहे थे आपके। अगला सवाल देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है अध्यक्ष को छोड़कर? तो अध्यक्ष को छोड़कर आरपीएससी में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो 1 + 7 आपको याद रखना है, टोटल 8 होते हैं, अध्यक्ष को हटा दे तो 7 होते हैं। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है, तो मुख्य सूचना आयुक्त जो होता है इसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी आपकी पहले हो जाए, 565 होती है। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त की आपकी कितनी हो जाएगी? 565 हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? अपने संगठन की विशिष्टियों, कृत्यों और कर्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना, प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अद्यतन करना, सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची प्रेषित करना जिससे इस अधिकार का उपयोग सुकर बने, सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कंप्यूटरीकरण। तो यहाँ पर 2 आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित है, तो कौन सा यहाँ पर आपका असुमेलित है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताइए दोस्तों। जीवित तनुकृत अथवा शीर्ण टीके रुबेला और खसरा, मर्त निष्क्रिय टीके रेबीज और टाइफाइड, संयुग्मी और उपकाई टीके काली कासी ओरल पोलियो वैक्सीन, आविष टीके डिप्थीरिया टिटनेस। तो यहाँ पर 3rd आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ये आपका दोस्तों कौन सा सवाल है? आपका साइंस का सवाल है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपकी भेड़ का नस्ल नहीं है? तो भेड़ की नस्ल यहाँ पर कौन सी आपकी नहीं है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो जमुनापुरी जो है ये किसकी नस्ल है दोस्तों? ये बकरी की नस्ल है। सोनाड़ी मगरा मालपुरी जो है ये आपकी भेड़ की नस्ल हो जाएगी। पर्नीसियस एनीमिया कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो एनीमिया यानी पर्नीसियस एनीमिया जो है ये कौन से विटामिन की कमी से होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। तो साइनोकोबालेमिन जो होता है दोस्तों विटामिन B12 की कमी से होता है आपका पर्नीसियस एनीमिया। अगला सवाल देखिए, कार्बन के एक अपरूप में फुलरीन में होते हैं, तो फुलरीन में क्या होता है दोस्तों? ये सवाल अभी आपका फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो कार्बन के एक अपरूप फुलरीन में क्या होता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें 20 6 सदस्य वलय होती है और 12 5 सदस्य वलय होती है। तो 20 तो 6 हो जाएगी और 12 में 5 सदस्य वलय हो जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, अग्नाशय की कौन सी कोशिकाओं में सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है? तो सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का स्त्रावण अग्नाशय की कौन सी कोशिकाओं में किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये डेल्टा कोशिकाओं में किया जाता है। ठीक है, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का स्त्रावण डेल्टा कोशिका में आपका किया जाता है। देखो यहाँ पर 3-4 आपकी कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा वाली जो अंतिम वाली होती है उसमें सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। जरा दृष्टि दोष जो है दोस्तों के निवारण के लिए डीफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। दांतों के डॉक्टर द्वारा दांतों का प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात तो आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, 85 में 2 तो आपका गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर अवतल दर्पण को यूज में लिया जाता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण का परिणाम है, ये भी सही है। ठीक है, और डीफॉक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है जरा दूरदृष्टिता में। ठीक है, जिसमें आपको बुढ़ापे में जरा दूरदृष्टिता होता है उस समय आपका डीफॉक्सी लेंस प्रयोग में लिया जाता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। तो ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, किस किले में निकुंभों की चतुर्भुज देवी का मंदिर स्थापित है? तो निकुंभो जो है दोस्तों, निकुंभ चौहान थे आपके, तो इनकी चतुर्भुज देवी का मंदिर कहाँ पर स्थापित है आपका? ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाला किला हो जाएगा। यह अभी मैंने एक फोटो अपलोड किया था उसमें भी लिखा हुआ था निकुंभों की चतुर्भुज देवी का मंदिर कहाँ पर है आपका? बाला किला अलवर में है। अगला सवाल देखिए, देवगढ़ शैली के चित्रकारों में कौन शामिल नहीं थे? तो देवगढ़ शैली का चित्रकार जो है इसमें कौन शामिल आपके नहीं थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो बगता और हरचंद्र शामिल थे। कमला प्रथम, कमला द्वितीय आप याद रखना।
चोखा और बैजनाथ भी याद रखना। घासीराम और तुलसीराम इसमें शामिल नहीं थे। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है? पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय के द्वारा लिखी गई। बीसलदेव रासो बिट्टू सुजा, ये गलत हो जाएगा। खुमान रासो दलपत विजय सही है। शत्रुसाल रासो आपकी डूंगर सिंह सही है। बीसलदेव रासो जो है दोस्तों ये नरपति नाला के द्वारा लिखी गई थी, तो यहाँ पर 89 आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा गरासियों का लोक नृत्य नहीं है? तो गरासियों का कौन सा लोक नृत्य यहाँ पर नहीं है? तो लूर, कूद, वालर, ये गरासियों का हो जाएगा। मावलिया जो है दोस्तों ये आपका कथोड़ी का है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 आपका गलत हो गया। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा मंदिर राजस्थान के ओसिया स्थित मंदिरों में से नहीं है? तो ओसिया में जो मंदिर स्थित है उनमें से कौन सा यहाँ पर आपका नहीं है? सूर्य मंदिर, सचिया माता मंदिर, राजा रानी मंदिर, हरिहर मंदिर, तो कौन सा यहाँ पर आपका नहीं है? तो दोस्तों सूर्य मंदिर है, सचिया माता मंदिर है, हरिहर मंदिर है, लेकिन राजा रानी मंदिर यहाँ पर नहीं है। अगला सवाल देखिए, तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तेजाजी खन्नाल के राम कुंवरी एवं ताहड़जी धोलिया जाट के पुत्र थे। लाचा गुजरी की गायों की रक्षार्थ हेतु तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी थी। तो राम कुंवरी यहाँ पर दिया गया है और ताहड़जी यहाँ पर दिया गया है, तो इनके ये पुत्र थे, ऐसा बताया गया है यहाँ पर। अब बताइए ये कथन आपका सही है या नहीं है? तो तेजाजी जो थे दोस्तों इनके बारे में आपको बताना है, तो यहाँ पर दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि तेजाजी के खड़नाल में इनका जन्म हुआ था, खड़नाल नागौर में। रामपुरी और ताहड़जी धोलिया जाट के पुत्र थे ये, तो इनको धोलिया वीर भी कहा जाता है क्योंकि इनका गोत्र धोलिया हो जाएगा। और लाचा गुजरी की गायों की रक्षार्थ हेतु तेजाजी ने विकट लड़ाई लड़ी थी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस संत को राम स्नेह की रैण शाखा का प्रवर्तक माना जाता है? तो रैण शाखा का प्रवर्तक संत दरियाव जी को माना जाता है। कौन सा युग में यहाँ पर मेला और दिन जो है सुमेलित नहीं है? बाणगंगा मेला वैशाख पूर्णिमा को लगता है, तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। इसको ऐसे ही याद रखना आप, यकीन मानिए आपको याद हो जाएगा। देखो इसको बैशाख कर लेना, आप क्या कर लेना, बैशाख कर लेना, वैशाख की जगह बैसाख कर लो, और ब से बाणगंगा, ब से आपका बैसाख हो जाएगा। बेणेश्वर मेला आपका दोस्तों अश्विन पूर्णिमा, ये गलत हो जाएगा, ये तो आपका माघ पूर्णिमा को लगता है। डिग्गी का मेला श्रावण पूर्णिमा, श्रावण अमावस्या दिया गया है। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा यहाँ पर दिया गया है, तो ये बातें बिल्कुल सही है। कावड़ कला में किस सामग्री का प्रयोग नहीं होता है? तो कावड़ कला में कौन सी सामग्री का प्रयोग नहीं होता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपके लकड़ी का प्रयोग होता है, खनिज रंग का प्रयोग होता है, खड्डी मिट्टी का प्रयोग होता है, वसली का प्रयोग नहीं होता है। निम्न में से नाथुराम सोनी का संबंध किस हस्तकला से है? तो नाथुराम सोनी जो है दोस्तों इनका संबंध आपका किस हस्तकला से हो जाएगा? थेवा कला प्रतापगढ़ से हो जाएगा, ठीक है। तो नाथुराम सोनी जो है इनका संबंध आपका थेवा कला से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सुमेलित करना है। चंद्रमहल आपका जयपुर में हो जाएगा, सिटी पैलेस। रामगढ़ की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? तो रामगढ़ की हवेली आपकी जैसलमेर में हो जाएगी। जूनागढ़ किला बीकानेर में हो जाएगा। और लाल मंदिर जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पर दिया गया है? तो इसका आंसर चेक करना पड़ेगा, एक बार देखिए क्या आंसर होगा, मिलान करके देखिए दोस्तों। ए में आपका 1 हो जाएगा, 2 ऑप्शन में दिया गया है। बी में आपका यहाँ पर 3 दिया गया है, और यहाँ पर आपका 2 दिया गया है। जूनागढ़ का किला यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 दिया गया है। तो जूनागढ़ का किला जो है दोस्तों वो जयपुर में तो है ही नहीं, आपका 3 यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 97 जो है दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग के सवाल है कुछ आपके, ठीक है। तो ये रीजनिंग के सवाल हम छोड़ देते हैं इनको, बाकी के जो आपके जीके के सवाल है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। फिर इनको अलग से देख लेंगे हम एक बार। अगला सवाल देखिए आप दोस्तों, अब यहाँ पर ये आपका हिंदी का सवाल है दोस्तों। हिंदी का सवाल देखिए, किस विकल्प में आपकी सही संधि नहीं है? तो किस विकल्प में आपकी सही संधि नहीं हुई है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 129 आपसे पूछा गया है। तो उद प्लस चाटन उच्चाटन, सट प्लस आनंद सडानन, अभी प्लस आगत अभ्यागत, धातु प्लस उष्मा धातुष्मा, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा आपकी आनी चाहिए। तो 129 में आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वी उपसर्ग का प्रयोग आपका किस शब्द में नहीं हुआ है? विशुद्ध, विधि, विहग, विदेश। तो विशुद्ध, विधि, विहग, विदेश, किस शब्द में आपके वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वी प्लस शुद्ध, इसके अलावा विधि यहाँ पर दिया गया है, वी प्लस देश, वी प्लस हग। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर गलत है। तो ये आपका गलत है दोस्तों, क्योंकि विहग जो है ये पूरा एक वर्ड है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? तो असंगत विकल्प आपको बताना है। कृति रचना, कृति चतुर, कर्मी कीड़ा, क्रमी आपका कर्मचारी, प्रसाद कृपा, प्रासाद महल, तरणी आपका सूर्य, तरणी नाव। तो ये तो आपको बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। 131 में 4 तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा प्रसाद कृपा होता है, प्रसाद आपका महल होता है, ये भी सही है।
कर्मी यहाँ पर कीड़ा दिया गया है, कर्मी यहाँ पर, तो ये उल्टा दे दिया, कर्मी यहाँ पर कीड़ा होना चाहिए और कर्मी का मतलब कर्मचारी होगा, तो टू यहाँ पर आपका गलत हो गया। कृति आपकी रचना हो जाएगी और जिसमें बड़ी की मात्रा आती है उसका मतलब हो जाएगा कृति का आपका चतुर। अगला सवाल देखिए, किस विकल्प में मूल शब्द और प्रत्यय का विभाजन दोषपूर्ण है? तो मूल शब्द और आपका प्रत्यय जो है इसका विभाजन आपका दोषपूर्ण हो जाएगा। शरत प्लस ई सारथी, कवि प्लस य काव्य, स्थान प्लस अनीय स्थानीय, निकट प्लस य नैकट्य। अब देखो ध्यान से देखोगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 बार यहाँ पर ना आ गया और यहाँ पर नी आ गया, तो यहाँ पर स्थानीय नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका गलत हो गया। ठीक है, स्थान प्लस ई आपका होना चाहिए, अनीय नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 133, कौन सा विकल्प यहाँ पर सुमेलित है? तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित है? रसगुल्ला, रस से बना हुआ गुल्ला। रेलगाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल से नहीं होता, रेल पर चलने वाली गाड़ी होती है। पकौड़ी, पकी हुई बड़ी। पवन चक्की, हवा से चलने वाली चक्की। तो यहाँ पर कौन सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? तो पकौड़ी यहाँ पर सही है, पकी हुई बड़ी। अगला सवाल देखिए, कौन सा विलोम युग्म असंगत है? तो कौन सा विलोम युग्म यहाँ पर असंगत है? उत्तम का अधम, उग्र का सौम्य, स्थापन का रोपण, उद्धत का विनीत। तो यहाँ पर कौन सा आपका दोस्तों सही हो जाएगा? असंगत कौन सा है? तो उत्तम का अधम तो सही है, उग्र का सौम्य भी बिल्कुल सही है और उद्धत का विनीत भी सही है। स्थापन का रोपण दोस्तों ये गलत है, स्थापन रोपण एक ही चीज़ हो गई ये तो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये यहाँ पर आपके इंग्लिश के सवाल है दोस्तों। अच्छा, ये इधर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 135, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची कौन से आपके विकल्प में नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर बताइए दोस्तों। यहाँ पर कर, रश्मि और मरीचि, तो ये आपके किरण के पर्यायवाची होते हैं, बिल्कुल सही दिए गए हैं। कर भी होता है, याद रखिएगा। महिषी, लुलापा और सेरीबी, तो ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। मार्जारी, भगिनी और बांधवी, ये यहाँ पर आपका गलत दिया गया है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प आपका असंगत है? तो कौन सा विकल्प यहाँ पर असंगत है? अच्छा, ये भी याद रखना, उपल, अश्म और शिला जो है ये पत्थर के आपके हो जाएंगे। पर्वत के नीचे की तलहटी उपत्यका होती है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ हो जाएगा। जो बार बार न हुआ हो तो अनावर्त, जो बार बार न हुआ हो, बार बार बोलना अनुचरित, तो यहाँ पर कौन सा आपका दोस्तों गलत हो जाएगा? तो बार बार बोलना जो है ये अनुचरित, ये गलत दिया गया है। बाकी तीनों यहाँ पर आपका सही है। किस विकल्प में सभी शब्द आपके शुद्ध हो जाएंगे? तो सभी शब्द शुद्ध किस में हो जाएंगे दोस्तों आपके? तो यहाँ पर जो आपका कुमुदनी दिया गया है और गद्यार्थ दिया गया है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों आपके। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, ये बिल्कुल आपका शुद्ध है। पुस्तक के अंदर सब कुछ लिखा है, तो यहाँ पर भी मिस्टेक है आपकी। कृपया कल घर पधारने की कृपा करें। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ पर गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो ये तो वैसे गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति के सामने उसका सही भावार्थ नहीं है? तो सही भावार्थ नहीं है, मन की मन में रह जाना, इच्छा पूरी नहीं होना। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण है। मुदई सुस्त गवा चुस्त, जैसा नेता वैसी जनता। यह मूंग और मसूर की दाल, सामर्थ्य से बढ़कर बात करना। तो यहाँ पर कौन सा आपका दोस्तों जो है वह असुमेलित है, यानी मुदई सुस्त गवा चुस्त, जैसा नेता वैसी जनता, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। बाकी यहाँ पर आपके सही है। ऑथेंटिक शब्द का अर्थ है, तो ऑथेंटिक शब्द हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका? प्रमाणिक हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो सवाल मैं आपको करवा सकता था दोस्तों वो मैंने आपको करवाए हैं। बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो ये आपके इंग्लिश के सवाल भी आप देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।